Hello, students. So, we were studying history, and the next topic to be read was the strange case of Britain. ब्रिटेन का स्ट्रेंज केस। यहाँ पे हम ब्रिटेन का यूनिफिकेशन पढ़ेंगे, बट इससे पहले हमने जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन पढ़ा है, जहाँ पर जर्मनी में नेशनल असेंबली को जब मिलिटिया ने सप्रेस कर दिया था, तो उन्होंने पर्सियन जंकर्स के साथ मिलकर ऑटो वन बिस्मार्क की लीडरशिप के अंडर ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और कुछ नेशंस पे वॉर क्रिएट कर दिया था, और वहाँ पे पर्शियंस जीत भी गए थे, और उन्होंने किंग विलियम को वहाँ का किंग घोषित कर दिया था। वेन टॉकिंग अबाउट इटली, इटली में कुछ कैनवो जो कि वहाँ के कैंपर जो कि वहाँ के मैनेजर थे, उन्होंने ट्रूप्स यानी कि सेनाओं और पेजेंट्स किसानों के एक ग्रुप के साथ और गुसिपी गरिबाल्दी ये गुसिपी गरिबाल्दी इनकी लीडरशिप के अंडर में इटली को यूनिफाइड किया था और विक्टर एम्यूल सेकंड को वहाँ का किंग घोषित कर दिया था। नाउ विल स्टडी अबाउट द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन का स्ट्रेंज केस क्यों माना गया है वो हम यहाँ पर नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। द मॉडल ऑफ नेशन और नेशन स्टेट सम स्कॉलर्स हैव आर्ग्यूड इज ग्रेट ब्रिटेन। मतलब नेशन स्टेट का एक अच्छा मॉडल कुछ स्कॉलर्स ने आर्ग्यू किया है कि ग्रेट ब्रिटेन है। क्यों है? In Britain, the formation of the nation state was not the result of a sudden upheaval or revolution. ब्रिटेन में जो यूनिफिकेशन हुआ था, नेशन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था, वो कोई रिवॉल्यूशन का रिजल्ट नहीं था। इट वॉज अ रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। ये बहुत ही लंबी प्रोसेस का रिजल्ट था। देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी से पहले कोई ब्रिटिश नेशन हुआ ही नहीं करता था। The primary identities of the people who inhabited the British Isles were ethnic ones. पीपल की जो प्राइमरी आइडेंटिटीज़ थी जो कि ब्रिटिश आइल्स में लेते थे, हियर आइल्स मीनिंग आइलैंड्स, ब्रिटिश आइलैंड्स में जो इंग्लिश पीपल रहते थे उनकी जो आइडेंटिटीज़ थी वो अपनी अपनी एथनिक थी, जैसे कि इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट और आयरिश। दे हैव देयर ओन आइडेंटिटीज़। All of these ethnic groups had their own culture and political traditions. इन सभी एथनिक ग्रुप्स के अपने अपने कल्चरल एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशंस होते थे। बट एज द इंग्लिश नेशन स्टेडली ग्रो इन वेल्थ, importance and power, it was able to extend its influence over the other nations of islands. जैसे ही इंग्लिश नेशन धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हुआ, कहाँ पे बढ़ना स्टार्ट हुआ, कैसे बढ़ना स्टार्ट हुआ, उनकी इम्पोर्टेंस, पावर और उनकी वेल्थ जैसे ही बढ़ना स्टार्ट हुई, वो अपना इन्फ्लुएंस दूसरे नेशंस पे भी, आइलैंड के दूसरे नेशंस पर भी बनाने लगे। द इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैड साइज द पावर फ्रॉम द मोनार्की इन 1688। इंग्लिश पार्लियामेंट जिन्होंने मोनार्की की जो पावर थी वो सीज कर रखी थी 1688 में, मोनार्कियल पावर नहीं थी 1688 के बाद। एट द एंड ऑफ अ प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट, एक बहुत लंबी कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो उन्होंने मोनार्कियल रूल की पावर साइज कर दी थी, was the instrument through which a nation state with England at its center came to be forged. Forged mean build up, मतलब वही इंग्लिश पार्लियामेंट एक इंस्ट्रूमेंट बनी कि इंग्लैंड जो है वो सेंटर में होते हुए एक नेशन स्टेट बने, नेशन स्टेट बिल्डअप हो जाए। The Act of Union 1707. Here the point is to be noted. This point should be noted that from Act of Union 1707 between England and Scotland that resulted in the formation of United Kingdom of Great Britain. ये जो एक्ट था, यूनियन एक्ट ऑफ स्कॉटलैंड, किस किस के बीच में था? इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में 1707 का एक्ट था। इसने क्या फॉर्म किया? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, राइट? Meant in effect the England was able to impose its influence on Scotland. इसके इफेक्ट में इंग्लैंड का जैसे ही पावर बढ़ा, उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस स्कॉटलैंड पर भी करना स्टार्ट कर दिया। द ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज हैंसफोर्थ डोमिनेटेड बाय इट्स इंग्लिश मेंबर्स। अब जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसमें इंग्लिश मेंबर्स बहुत ज़्यादा थे और इंग्लिश मेंबर्स बहुत मेजोरिटी में थे, इसलिए वो डोमिनेटिंग हो गई थी इंग्लिश मेंबर्स के थ्रू। The growth of a British identity meant that Scotland's distinctive culture and political institutions were systematically suppressed. जैसे ही ब्रिटिश आइडेंटिटी की ग्रोथ हो रही थी, उसका मतलब ये होता जा रहा था कि स्कॉटलैंड्स की जो डिफरेंट कल्चर था, उनके डिफरेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे, उनको सिस्टमेटिकली सप्रेस किया जा रहा था। सप्रेस मतलब प्रेशर बनाया जा रहा था।
उनको ख़त्म किया जा रहा था। द कैथोलिक क्लान्स दैट इनहेबिटेड द स्कॉटिश हाईलैंड सफर्ड टेरिबल रिप्रेशन वेन एवर दे अटेम्प्टेड टू असर्ट देयर इंडिपेंडेंस। जब भी कैथोलिक क्लान्स जो हैं स्कॉटिश में, वो जैसे इंडिपेंडेंस के लिए कोई अटैम्प्ट करते थे, उनको हाईली सफ़र्ड किया जाने लगा। स्कॉटिश हाईलैंड्स में रहने वाले लोग, उनको कैथोलिक क्लान्स जो कि इंडिपेंडेंस के लिए अटैम्प्ट्स कर रहे थे, उनको रिप्रेशन में सफ़र करवाया जाने लगा। द स्कॉटिश हाईलैंडर्स वर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज और वेयर देयर नेशनल ड्रेस। स्कॉटिश हाईलैंडर्स जो भी थे, उनको रोका जाने लगा। किससे रोका जाने लगा? उनकी खुद की गैलिक लैंग्वेज को बोलने से रोका जाने लगा, उनको अपना नेशनल ड्रेस पहनने से रोका जाने लगा। The large numbers were forcibly driven out of their homeland. Large number of Scottish people को अपने homeland से ही बाहर निकाल दिया गया। नाउ आयरलैंड, ये तो हो गई इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड की बात। जबकि आयरलैंड जो था, आयरलैंड के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जो ब्रिटेन था वो 3 नेशन से मिलके बना था। फर्स्ट इज इंग्लैंड, सेकंड इज स्कॉटलैंड एंड थर्ड इज आयरलैंड। आयरलैंड के साथ क्या हुआ था? आयरलैंड सफर द सिमिलर फेट। इट वाज अ कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। आयरलैंड में 2 तरह के लोग होते थे, एक होते थे कैथोलिक्स, दूसरे होते थे प्रोटेस्टेंट्स। द इंग्लिश हेल्प्ड द प्रोटेस्टेंट्स ऑफ आयरलैंड टू एस्टेब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर अ लार्जली कैथोलिक कंट्री। यहाँ पर इंग्लिश पीपल ने क्या किया कि उन्होंने प्रोटेस्टेंट्स को हेल्प किया और उन्होंने बोला कि हम प्रोटेस्टेंट्स का डोमिनेंस कैथोलिक कंट्री से ओवर बना लेंगे। आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट्स के साथ मिलके इंग्लिश पीपल ने कैथोलिक पीपल को के अगेंस्ट रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया। कैथोलिक रिवॉल्ट्स अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वर सप्रेस्ड। इस तरह से कैथोलिक रिवॉल्ट्स जितने भी थे ब्रिटिश डोमिनेंस के अगेंस्ट, उनको क्या किया गया? सप्रेस कर दिया गया। After a failed revolt led by Wolfe Tone and his United Irishmen, Ireland was forcibly incorporated into the United Kingdom in 1801। 1801 में क्या हुआ था कि आयरलैंड को फोर्सिबली यूनाइटेड किंगडम में इनकॉर्पोरेट कर लिया गया था। और ये किसके बाद हुआ था? वॉल्फ टॉन और उनके यूनाइटेड आयरिशमैन के साथ उन्होंने जो रिवॉल्ट किया था, उसके फेल्यूर के बाद आयरलैंड को फोर्सिबली यूनाइटेड किंगडम में इनकॉर्पोरेट कर लिया गया था। A new British nation was forged through the propagation of dominant English culture। अब एक न्यू ब्रिटिश नेशन की शुरुआत होने जा रही थी, बिल्डअप होने जा रहा था। किसके साथ? एक न्यू इंग्लिश कल्चर के साथ, की प्रोपिगेशन के साथ स्टार्ट होने जा रहा था। उस सिम्बल्स क्या थे न्यू ब्रिटेन के? द ब्रिटिश फ्लैग, फ्लैग का नाम था यूनियन जैक। जैसे इंडिया में फ्लैग का नाम है तिरंगा, वैसे उनके फ्लैग का नाम था यूनियन जैक। द नेशनल एंथम, उनका नेशनल एंथम था गॉड सेव अ नोबल किंग। द इंग्लिश लैंग्वेज, वहाँ की इंग्लिश लैंग्वेज थी। वर एक्टिवली प्रमोटेड। द ओल्डर नेशन सर्वाइव्ड एज ओनली एज सबऑर्डिनेट पार्टनर्स इन द यूनियन। तो वहाँ की मेन लैंग्वेज क्या हुआ करती थी? इंग्लिश लैंग्वेज हुआ करती थी। और पार्टनर्स जो थे उनके सबऑर्डिनेट पार्टनर्स सब्जेक्ट किया गया था उनको एज इन यूनियन। So this was all about the unification of Britain and how Britain forged up to the Great Britain। ब्रिटेन का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 3 कंट्रीज से मिलकर हुआ था। कौन कौन सी कंट्रीज थी? इंग्लैंड, आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड। द नेक्स्ट टॉपिक वी आर स्टडिंग इज विजुअलाइजिंग द नेशन। नेशन का विजुअलाइजेशन, एक नेशन को सिंबॉलिक तौर पे कैसे देखा जाता था। तो ये क्वेश्चन मार्क था कि एक नेशन अगर एक इंसान होता तो उसको कैसे विजुअलाइज किया जाए। वाइल इट इज़ ईजी इनफ टू रिप्रेजेंट रूलर थ्रू अ पोर्ट्रेट, किसी रूलर को एक पोर्ट्रेट के थ्रू, उनकी फ़ोटो के थ्रू रिप्रेजेंट करना ईजी होता है, और अ स्टेच्यू, और उनका स्टेच्यू के थ्रू। हाउ डज़ वन गो अबाउट गिविंग अ फेस टू अ नेशन? अगर हम एक नेशन को एक फेस देना चाहें तब हम उसे कैसे पोर्ट्रेट करें? The artists in the 18th and 19th centuries found a way out by personifying a nation। आर्टिस्ट जो कि 18th और 19th centuries के थे, उन्होंने इसका एक सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने एक नेशन को एक पर्सन के रूप में देखा। इन अदर वर्ड्स, दे रिप्रेजेंटेड अ कंट्री
एज इफ इट वर अ पर्सन। उन्होंने एक कंट्री को ऐसे रिप्रेजेंट किया जैसे कि वो एक पर्सन हो। नेशंस वर देन पोर्ट्रेड एज फीमेल फिगर्स। नेशंस को एक फीमेल फिगर दिया गया, मतलब एक फीमेल स्टेच्यू, एक फीमेल पोर्ट्रेट दी गई जो कि ये शो करती थी वहाँ का नेशनलिज्म, वहाँ की लिबर्टी, वहाँ का फ्रीडम। द फीमेल फॉर्म दैट वॉज चूजन टू पर्सनिफाई द नेशन डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वीमेन इन रियल लाइफ। जो फीमेल फॉर्म यूज़ किया जाता था वो किसी पर्टिकुलर वुमेन जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती उनके ऊपर बेस्ड नहीं था। रैदर इट सॉट टू गिव द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ द नेशन अ कॉन्क्रीट फॉर्म। ये एक नेशन को एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया देने के लिए कि सब लोग यूनाइटेड हैं। जो विमेन होती है वो किसका सिंबल होती है, लिबर्टी का सिंबल होती है। दैट इज़ द फीमेल फिगर बिकम एलिगरी ऑफ द नेशन। और इस फीमेल फिगर को एक नाम दिया गया एलिगरी, एलिगरी ऑफ द नेशन। वी यू विल रिकॉल दैट ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन आर्टिस्ट यूज द फीमेल एलिगरी टू पोर्ट्रे आइडियाज सच एज लिबर्टी, जस्टिस एंड द रिपब्लिक। हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ चुके हैं कि कुछ आइडियाज़ लिबर्टी, जस्टिस और रिपब्लिक इनको प्रेजेंट करने के लिए वहाँ तब के जो आर्टिशंस थे उन्होंने फीमेल एलिगरी को पोर्ट्रे किया था। दिस आइडियल्स वर रिप्रेजेंटेड थ्रू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स और सिम्बल्स। ये आइडियाज़ किस किस चीज़ से रिप्रेजेंट किए जाते थे, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स के और कुछ सिंबल से। एज यू वुड रिमेंबर द एट्रीब्यूट्स ऑफ लिबर्टी आर रेड कैप। लिबर्टी के लिबर्टी मतलब क्या होता है, फ्रीडम। फ्रीडम के जो सिम्बल्स होते थे वो होते थे रेड केप या फिर ब्रोकन चेन। वाइल जस्टिस इज जनरली ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन कैरिंग अ पेयर ऑफ विंग स्केल्स। ये इंडिया में भी होता है, जस्टिस का सिंबल है, एक ब्लाइंड वुमेन होती है जिनके हाथ में विंग स्केल्स होती है। सिमिलर फीमेल एलिगरीज वर इन्वेंटेड बाय आर्टिसियंस इन 19th सेंचुरी टू रिप्रेजेंट द नेशंस। वैसे ही कुछ फीमेल एलिगरीज आर्टिस्ट के साथ इन्वेंट की गई। In France, she was Christian Marian, a popular Christian name. फ्रांस में इस एलिगरी को क्या नाम दिया गया, मैरियन, a proper Christian name which underlined the idea of people's nation. Her characteristics were drawn those from of liberty and the republic. उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से थे, लिबर्टी और रिपब्लिक, रेड कैप एंड द ट्रिकलर, द कॉकेट. Statues of Marian were erected in public squares to remind the public of national symbol of unity and to persuade them to identify with it. Marian के जो स्टेचूज थे वो पब्लिकली लगाए गए थे ताकि लोगों को यूनिटी का सिंबल मिल सके, उनको नेशनलिज्म की फीलिंग वहाँ पे आ सके। मैरियन इमेजेस वर मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प्स। वहाँ के कॉइन्स और स्टैम्प्स पे भी मैरियन की इमेजेस लगाई जाने लगी, जैसे कि हम इस पिक में देख सकते हैं। स्टैम्प्स में मैरियन का फिगर है। सिमिलरली जर्मेनिया बिकम एलिगरी ऑफ जर्मन नेशन। जर्मन नेशन की एलिगरी कौन बनी, जर्मेनिया। इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन जर्मनिया वॉज अ क्रोन ऑफ ओक लिव्स। विजुअल रिप्रेजेंटेशन में जर्मेनिया क्या वेयर करती थी, क्राउन ऑफ ओक लिव्स। ओक के पत्ते, ओक जो पेड़ होता है जो जर्मन का हीरोइज्म का ट्री है, जर्मन में हीरोइज्म का ट्री माना जाता है, उसके पत्ते का क्राउन जर्मेनिया वेयर करती है। जैसे कि इस फिगर में दिखाया जा रहा है, जर्मेनिया फिलिप वेट। जर्मेनिया एक एलिगरी की फॉर्म में दिखाया जा रहा है और ये वहाँ का नेशनल सिंबल है। द जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म। जर्मन ओक ट्रीज जो होते हैं वो हीरोइज्म का एक सिंबल है। नाउ न्यू वर्ड्स में एलिगरी, एलिगरी इज एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, नथिंग बट जस्ट एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया. So that's all about today's session, students. We'll next about the next topic in next video. Keep studying.